अपने घर जाते वक्त रास्ते में नाव पर नजर पड़ी। बगल में बांस से बना चचरी का पुल दिखा। मन में सवाल उठा तो साथ चल रहे भांजे ने मामा से पूछ दिया, यहाँ पुल क्यों नहीं है? मामा का जवाब आया, पुल डीएम ही बनवा सकते हैं। फिर अचानक उस नौजवान ने कहा, मैं बनूंगा डीएम और पुल भी बनवाऊंगा। मेरा नानी गांव जो है आपको कुमारखंड ब्लॉक अंतर्गत जो है एक छोटा सा गांव है सुखासन, वहां पड़ता था। और वहां पे जो है नदी पार करने के लिए पुल नहीं था, तो नाव से जाना पड़ता था। और उसके बाद में जो है आपको वो बांस की चचड़ी बनती है, उस पे लोग चलते हैं। तो जब मैं अपने मामा जी से पूछता था कि ऐसा ये क्यों है कि नाव से जाना पड़ता है और चचड़ी से जाना पड़ता है, तो वो कहते थे कि यहाँ पुल बनना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि पुल कौन बना सकता है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये पुल डीएम बना सकता है। तो मैंने उस वक्त मामा जी से कहा कि मैं डीएम बनूंगा। तो मुझे ये नहीं पता था कि ये पुल कैसे बनेगा या डीएम क्या करते हैं। मुझे इतना पता था कि अगर मैं डीएम बन जाऊंगा तो पुल बना दूंगा। मन के भीतर भूचाल की तरह उठी ये बात इस कदर बैठ गई कि वह नौजवान मधेपुरा के मुरलीगंज अंतर्गत दीनापट्टी गांव से निकलकर सहरसा में रहने वाले अपने चाचा के पास चला आया। उस नौजवान ने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, उसे इस काबिल तो बनना है कि वह समाज के लिए कुछ करे। शायद इसलिए उसने ये ठान लिया कि गिरना बुराई नहीं है, गिरकर नहीं उठना बुराई है। कहा जाता है कि जो मैदान में गिर जाते हैं तो गिरना बुराई नहीं है, लेकिन गिर के नहीं उठ पाते हैं तो वो एक बुराई है। आखिरकार उस नौजवान ने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की और बिहार प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में पहले ही अटेम्प्ट में उसने 8वां स्थान प्राप्त किया और बन गए एसडीएम। जी, मैं शुरुआत से ही तैयारी यूपीएससी आईएएस की कर रहा था। और 2014 में जब मैं वहाँ हैदराबाद से दिल्ली गया ताकि मैं यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर सकूं और आईएएस बन सकूं, तो वहाँ मैंने लगातार 3 अटेम्प्ट जो है आईएएस के दिए। उसमें अलग अलग स्टेज तक पहुँचा, लेकिन किसी न किसी कारणवश मुझे यूपीएससी की परीक्षा में सफलता नहीं मिली। और जब 2016 में बीपीएससी का फॉर्म आया था तो सभी संबंधी और मित्रों ने कहा कि एक प्रयास बीपीएससी में भी दिया जाए। तो मैंने बीपीएससी की परीक्षा का फॉर्म भरा और चूंकि मेरी तैयारी यूपीएससी की अच्छी थी, इसी कारण से प्रथम प्रयास में ही मुझे 2019 में लिस्ट में आने का मौका मिला और प्रथम प्रयास में मुझे 8वां स्थान मिला। हम बात कर रहे हैं बेगूसराय जिले के बखरी एसडीएम सन्नी कुमार सौरभ की। सहरसा से शुरू हुआ सफर पटना पहुंचा। यहाँ से मैट्रिक की परीक्षा पास की। झारखंड के बोकारो से इंटर करने के बाद दिल्ली कूच कर गए। यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक करने के बाद हैदराबाद विश्वविद्यालय से एमबीए की डिग्री हासिल की। सन्नी कुमार गौरव आज भले ही एसडीएम की कुर्सी संभाल रहे हैं, लेकिन उनका लक्ष्य आईएएस बनना है। बहुत ही टफ सवाल है और मैं जानता हूँ कि जब मैं कार्य निर्वहन कर रहा हूँ इतने बड़े इम्पोर्टेंट पद पे, तो निश्चित रूप से जो है तैयारी जो है वो पीछे आ जाती है और जनता का काम और अनुमंडल का जो कार्य मुझे दिया गया है वो आगे रहता है। लेकिन मेरे पास अभी एक अटेम्प्ट बचता है और मेरे पास उम्र सीमा भी अभी 1 साल है, जो मैं कोशिश करूंगा कि जब भी मुझे मौका मिले अपने कार्यों के अतिरिक्त घर पे जब मैं रहूं तो मैं किताबों के बीच समय बिताऊं और अच्छा मेहनत करके मैं अगर आईएएस की परीक्षा पास कर सकूं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अगले अवसर में इसको निकाल सकूं। एक बैंक मैनेजर की बेटी की जिंदगी का खट्टा मीठा सफर कितनी कठिनाइयों भरा रहा, उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, आज हम सब कुछ उन्हीं की जुबानी आपको सुनाएंगे। मधेपुरा के एक छोटे से गांव से निकलकर सन्नी कुमार सौरभ सहरसा पहुंचते हैं। उसके बाद पटना से मैट्रिक की एग्जाम पास कर झारखंड के बाद दिल्ली और दिल्ली के बाद वो हैदराबाद पहुंचते हैं। बेगूसराय जिले के बखरी अनुमंडल के एसडीएम सन्नी कुमार सौरभ से आपको मिलवाने जा रहे हैं और खासकर उन्हीं की जुबानी उनकी कहानी बताने जा रहे हैं कि वो आज किस तरह इस मुकाम पे पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं कि आज वो भले ही एसडीएम बन गए हों, लेकिन उनका अगला लक्ष्य जो है वो आईएएस बनकर देश की जनता की सेवा करना है। तो आज का ये इंटरव्यू जो है उन छात्रों के लिए भी खास रहेगा जो इस तरह की सोच रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। सर, रिपब्लिकन न्यूज में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
सर सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा दीक्षा जो वो कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे जाकर के अभी रुकी हुई है? जी, मेरा जन्म मधेपुरा में मुरलीगंज ब्लॉक अंतर्गत दीनापट्टी गांव में हुआ और मैं मध्यम परिवार से आता हूं, मध्यम वर्ग से। वहाँ पे जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी मधेपुरा में। इसी कारण से सहरसा जा कर के चाचा के पास मैंने पढ़ाई अपनी प्रारंभ की। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो आप कह सकते हैं कि वो सहरसा में ही हुई और उसके बाद मुझे पटना में ज्ञान निकेतन से जो है 10th करने का मौका मिला और उसके बाद बोकारो से मैंने 12th किया है और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया और हैदराबाद से MA इन इकोनॉमिक्स की डिग्री मैंने हासिल की है। सर लोग जो है अब वो आपको सहरसा का निवासी कहने लगे, क्या आपने अपना पुराना आशियाना जो मधेपुरा का उसे छोड़ दिया है? जी नहीं, मधेपुरा का आशियाना आज भी है। मधेपुरा मेरी जन्मभूमि है और चूँकि जन्म हुआ है वहाँ तो लगाव वहाँ से रहेगा ही। ये बात और है कि सहरसा में आकर के मेरे पापा बस गए हैं तो मेरा निवास स्थान अभी आज के डेट में सहरसा है, लेकिन मधेपुरा से मेरा जुड़ाव हमेशा रहेगा, वो मेरी पैतृक जन्मस्थली है। सर आपने पहले ही प्रयास में 8वां स्थान प्राप्त किया है। सर ये इसके पीछे क्या वजह रही कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 8वां स्थान प्राप्त किया है? जी, मैं शुरुआत से ही तैयारी UPSC IAS की कर रहा था और 2014 में जब मैं वहाँ हैदराबाद से दिल्ली गया ताकि मैं UPSC की परीक्षा की तैयारी कर सकूं और IAS बन सकूं, तो वहाँ मैंने लगातार 3 अटेम्प्ट जो है IAS के दिए, उसमें अलग अलग स्टेज तक पहुँचा, लेकिन किसी न किसी कारणवश मुझे UPSC की परीक्षा में सफलता नहीं मिली। और जब 2016 में BPSC का फॉर्म आया था तो सभी संबंधी और मित्रों ने कहा कि एक प्रयास BPSC में भी दिया जाए, तो मैंने BPSC की परीक्षा का फॉर्म भरा और चूंकि मेरी तैयारी UPSC की अच्छी थी, इसी कारण से प्रथम प्रयास में ही मुझे 2019 में लिस्ट में आने का मौका मिला और प्रथम प्रयास में मुझे 8वां स्थान प्राप्त। मैट्रिक की परीक्षा पास की, फिर चिन्मया बोकारो से 12वीं की, उसके बाद फिर दिल्ली के लिए निकल पड़े। दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र से आपने स्नातक किया और फिर हैदराबाद से MA। इस पूरे सफ़र की बात अगर करें, पटना, बोकारो, दिल्ली, फिर हैदराबाद, इन शहरों में अपने आप को आपने किस तरह एडजस्ट कर पाया है? किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको? जी, मुश्किलें तो बहुत आती है। बिहार में जो हम जानते हैं जो परिवेश है वो उससे पूरा अलग हैदराबाद है। तो उसी तरह जो है अगर आप देखेंगे कि दिल्ली का परिवेश जो है वो भी बिहार से अलग है। तो जो एक विद्यार्थी खास करके जो एक एस्पिरेंट जो पढ़ने जाता है, जो डिग्री लेने जाता है, उसे तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसे घर का खाना नहीं मिल पाता, उसे वो गार्जियनशिप नहीं मिल पाती जो बिहार में उसके परिवार वाले देते हैं। लेकिन ये सभी कठिनाई के बावजूद मेरे जैसे करोड़ों विद्यार्थी जो है वो बाहर जा कर के तैयारी करते हैं ताकि अपनी मातृभूमि का नाम रोशन कर सके और मैंने भी वही किया है। सर अगर आपकी पारिवारिक जीवन को मैं देखूँ, आपके पिताजी बैंक मैनेजर थे, धीरज कुमार, और माँ हाउस वाइफ थी, तो जब उनका तबादला होता तो कहीं ये नहीं लगता था कि आपका जो हॉबी है, जो आपका मिशन है वो कहीं चूक ना जाए, कहीं वो सपना आपका अधूरा रह जाए? ऐसा कभी डर लगा रहा कि मैं प्रशासनिक सेवा अगर मेरा हॉबी है तो मैं वो नहीं कर पाऊँगा? जी नहीं, इस चीज़ के लिए मैं अपने पिताजी और माँ का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। पिताजी का तबादला लगातार 3-3 साल पे होता रहा है और इस कारण से वो झारखंड में भी रहे हैं और बिहार में भी सहरसा के अलावा भी अलग अलग जगह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये मुझे फील नहीं करने दिया कि मेरा एम जो है वो कभी चूकेगा। और इस कारण से कई बार मेरे साथ माँ, दादी, अन्य का सहयोग रहा। वो खुद अकेले ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाले जगह पे रहते थे और जब कभी भी मुझे पैसे की आवश्यकता हुई या गाइडेंस की आवश्यकता हुई वो पिताजी ने दिया है, तो मुझे इसकी कभी कमी महसूस नहीं हुई। सर आप 3 बार UGC और फिर JRF की परीक्षा पास किए हैं, तो इसके पीछे क्या रहा रीज़न कि आप जो है प्रशासनिक सेवा ही चुने हैं? कहीं ये जनता सेवा का मोटो या भाव तो नहीं है? जी, इसके पीछे एक कहानी है। जब गांव में था तो मेरा नानी गांव जो है आपको कुमारखंड ब्लॉक अंतर्गत जो है एक छोटा सा गांव है सुखासन, वहाँ पड़ता था और वहाँ पे जो है नदी पार करने के लिए पुल नहीं था, तो नाव से जाना पड़ता था। और उसके बाद में जो है आपको वो बांस की चचड़ी बनती है, उस पे लोग चलते हैं।
तो जब मैं अपने मामा जी से पूछता था कि ऐसा ये क्यों है कि नाव से जाना पड़ता है और कचरी से जाना पड़ता है, तो वो कहते थे कि यहाँ पुल बनना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये पुल कौन बना सकता है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये पुल डीएम बना सकता है। तो मैंने उस वक्त मामा जी से कहा कि मैं डीएम बनूंगा। तो मुझे ये नहीं पता था कि ये पुल कैसे बनेगा या डीएम क्या करते हैं। मुझे इतना पता था कि अगर मैं डीएम बन जाऊंगा तो पुल बना दूंगा। तो शायद वहीं से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं अगर आईएएस बन जाऊं तो शायद मैं अपने समाज की कुछ समस्याओं को सॉल्व कर सकता हूं, जैसे पुल बना सकता हूं, रोड बनवा सकता हूं। एक छोटे से मन में ये हमेशा जो है ये रहा है कि वो अच्छा काम कर सके, और उसी प्रेरणा को लेकर के मैंने पढ़ाई आरंभ की थी। सर, आपका अगला लक्ष्य जो है वो आईएएस बनने का है, तो आपने एसडीएम की कुर्सी को संभाल रखा है। क्या लगता है कि आप कुर्सी पे एसडीएम की कुर्सी को संभालते और उसकी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करते हुए आप आईएएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या? जी, ये बहुत ही टफ सवाल है, और मैं जानता हूँ कि जब मैं कार्य निर्वहन कर रहा हूँ इतने बड़े इम्पोर्टेंट पद पे, तो निश्चित रूप से जो है तैयारी जो है वो पीछे आ जाती है और जनता का काम और अनुमंडल का जो कार्य मुझे दिया गया है वो आगे रहता है। लेकिन मेरे पास अभी एक अटेम्प्ट बचता है और मेरे पास उम्र सीमा भी अभी 1 साल है, जो मैं कोशिश करूंगा कि जब भी मुझे मौका मिले अपने कार्यों के अतिरिक्त घर पे जब मैं रहूं तो मैं किताबों के बीच समय बिताऊं और अच्छा मेहनत करके मैं अगर आईएएस की परीक्षा पास कर सकूं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अगले अवसर में इसको निकाल सकूं। सर, एक पारिवारिक क्वेश्चन है कि आप कितने भाई बहन हैं और उन भाई बहनों का आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में कैसा और किस तरह का योगदान रहा है? जी, मैं 1 भाई 2 बहन हूँ, सबसे बड़ा भाई हूँ, और चूँकि सबसे बड़ा भाई हूँ तो छोटी बहनों को भी गाइडेंस देने का काम मेरा ही रहता था। और आज भगवान की दया से मुझे तो नौकरी मिली ही है, मेरी दो छोटी बहनें हैं वो भी जॉब कर रही हैं। एक कोल इंडिया में एचआर मैनेजर हैं और एक जो है वो जिंदल स्टील में एचआर मैनेजर हैं। तो दोनों अच्छा काम कर रही हैं। सबसे बड़ा भाई मैं ही हूँ, तो मैं ही उन्हें गाइडेंस देता था और दोनों का प्यार, दोनों का स्नेह मुझे मिलता रहा। जो छात्र जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और वो कई अटेम्प्ट दे चुके हैं और वो मायूस हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। कहा जाता है कि जो मैदान में गिर जाते हैं तो गिरना बुराई नहीं है, लेकिन गिर के नहीं उठ पाते हैं तो वो एक बुराई है। तो हम क्यों ना, हम भले ही 1000 बार गिरें, लेकिन हमारे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि हम अपने मिस्टेक्स को समझें, उसको जो है सही करें और अगली परीक्षा जब दें तो उन मिस्टेक्स को हम लोग जो है आगे बढ़ते हुए स्वीकार करें और आगे बढ़ें। और जो भी अपॉर्चुनिटी आगे आती है, अगर 2-3 अवसर आपके बीत चुके हैं, वो एज बीत रहा हो, तो जो भी आपके पास जैसे बीपीएससी की परीक्षा होती है उसे आप निकाल सकते हैं। तात्कालिक जो शॉर्ट टर्म गोल है उसको प्राप्त करते हुए आईएएस की तैयारी अनवरत करती रहनी चाहिए। और जो मिस्टेक्स होगा, जो गाइडेंस सीनियर से, टीचर्स से, और आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन भी आपको जो है गाइडेंस उपलब्ध है, उन सब के सहायता हम अगर तैयारी करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सर, कई ऊंचे कह सकते ओहदे के पदाधिकारी से मैं मिला हूँ, उनके जहन में जो है किस्मत को लेकर के जो है कुछ अलग ही थॉट रहता है। तो आप किस्मत को लेकर के क्या सोचते हैं? किस्मत के बारे में क्या सोच है आपकी? देखिए, किस्मत पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है। हालांकि एक कहावत है कि जो सफलता मिलती है उसमें 99% जो है आपका हाथ होता है, आपकी मेहनत का, और सिर्फ 1% जो है किस्मत होता है। तो उस 1% के बारे में हम ना सोचें। अगर हम 99% अपना काम ठीक से कर ही देंगे तो किस्मत को भी आपके ऊपर मुस्कुराना पड़ेगा और आपको सफलता मिलनी ही होगी। सर, एक आखिरी सवाल कि बखरी एसडीएम बनकर आप की जो पहली प्राथमिकता होगी यहाँ के लिए, वो क्या काम होगा जिसको आप सबसे पहले करवाना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो जो मैं यहाँ पे जब बखरी एसडीएम के रूप में आया हूँ तो अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिला, सबने अपनी समस्याएं बताएं। लेकिन एक छात्रा मिलने आई थी और उन्होंने जो है समस्याएं बताई थी कि अनुमंडल कार्यालय में जो है शौचालय की व्यवस्था ठीक नहीं है और मार्केट वगैरह में जो है महिला शौचालय की व्यवस्था जो है वो नहीं है। तो सबसे पहले मैं महिलाओं के लिए जो है काम करना चाहूँगा, उनके लिए पेयजल, शौचालय, स्कूली शिक्षा ये बेहतर हो, इसके लिए मैं प्रथम रूप में काम करना सर, चाहूँगा। एक तरह से देखा जाए तो अभी भी जो है आप भले ही जॉब कर रहे हो लेकिन अभी भी छात्र की तरह ही जीवन यापन कर रहे हैं।
तो इसके लिए सर आप छात्र के लिए क्या नया कर सकते हैं यहाँ के छात्रों को, जो कि आपको जो है ताउम्र लोग भुलाए नहीं भूल सकते आपको? जी, बहुत अच्छा सवाल है। मैं एक कोशिश शुरू कर रहा हूँ, एक पहल कि हम लोग ब्लॉक स्तर पे एक मीटिंग रखेंगे और उसमें जो है छात्रों को, ऐसे युवा साथी जो तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की, और अगर वो महीने में एक मीटिंग ब्लॉक में हो जाएगी तो वहाँ हम लोग जो है बैठ करके चर्चा कर सकते हैं और कैसे हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर सकें। उनके दरवाजे मेरे अनुमंडल कार्यालय में भी छात्रों के लिए खुले हुए हैं, वो ऑफिस टाइम में भी आ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और निश्चित रूप से मैं ब्लॉक भी जाऊंगा, उन लोग के बीच जाऊंगा ताकि उनकी क्या समस्याएं हैं, वो कैसे यूपीएससी की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, उनके बीच में बात करना चाहूँगा। सर बीच में जब बात हो रही थी तो आपने सोशल मीडिया का नाम लिया, तो सर आज के टाइम में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया को जो है कह सकते हैं कि बेकार समझते हैं, तो उसका सही मायने में छात्र किस तरह से यूटिलाइज करके अपने आप को आगे डेवलप कर सके, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो यही कहूँगा कि अपने सोशल मीडिया के ऐसे अकाउंट्स जो कि आपका टाइम फ़िलहाल बर्बाद करते हैं उसे यूज़ ना करें। मैंने अपने पढ़ाई के समय में फेसबुक वगैरह को डीएक्टिवेट कर दिया था, इंस्टाग्राम पे मैं था ही नहीं। तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं उसको आप अपने लाइफ से डिलीट कर दीजिए ताकि आपका समय बर्बाद नहीं हो। जब आपकी नौकरी लग जाएगी, आप अच्छे अधिकारी बनी जाएंगे, उसके बाद आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो करेंगे ही। और सोशल मीडिया पे भी ऐसे ऐसे अकाउंट हैं, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप का सही इस्तेमाल किया जा सकता है, यूट्यूब का शिक्षा के लिए सही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें भी हम एक समय बांध देंगे कि हमें इतनी चीज़ें जो है किताबों से पढ़नी है और इतना एक ख़ास समय हमें जो है ऑनलाइन गुजारना है। जैसे कि हम लोग रेडियो सुन सकते हैं, प्रधानमंत्री जी की मन की बात होती है, राज्यसभा लोकसभा टीवी है जिसमें अच्छे अच्छे कार्यक्रम आते हैं जिसको हम लोग सुन सकते हैं, जिससे हमारा ज्ञानवर्धन हो सकता है। तो निश्चित रूप से हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो सीमित होना चाहिए और कम समय के लिए होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने रिपब्लिकन न्यूज़ को समय दिया और मैं दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि जब अगली बार दुनिया आपका इंटरव्यू देखे तो एसडीएम की कुर्सी को संभालते हुए आप किसी ज़िले के जिलाधिकारी बन जाए। सर समय देने के लिए धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिकन टीम को और सारे पाठकों, सारे दर्शकों जो भी देख रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।